हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने यूनिट फिफ्थ वन शॉट रिवीजन क्लास की तरफ। देखिए क्या है हमारी यूनिट फिफ्थ, स्टैटिकल टेक्निक थर्ड। देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो कुछ हमारे टर्म्स है, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ टेस्ट हैं जो हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। अगर मैं यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करूं या फिर यूनिवर्स, पॉपुलेशन और यूनिवर्स से एक ही है। देखो, द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और क्वालिटीज और मेंबर्स विच कैन बी न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स। अगर मैं क्या करूं, इंडिविजुअल का कलेक्शन करूं, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं अलग अलग चीजों का कलेक्शन करूं तो उसी से मिलके बनता है हमारा पॉपुलेशन या कह दो यूनिवर्स। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, पॉपुलेशन। द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल या फिर मेंबर्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे दो यूनिवर्स है। देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं यूनिवर्स की, हमारे पास देखो यहाँ पर एक फाइनाइट यूनिवर्स है और एक हमारा इनफाइनाइट यूनिवर्स है। अब फाइनाइट की आप बात करें तो फाइनाइट क्या है, अ यूनिवर्स कंटेनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर यूनिवर्स देखो ये हमारा फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी है। ठीक है, क्या है मेरे यहाँ पर, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फाइनाइट की बात करें, अगर नंबर ऑफ कलेक्शन हमारा कैसा फाइनाइट है तो फाइनाइट पॉपुलेशन है या फिर हमारा फाइनाइट यूनिवर्स है। अगर हम हमारा नंबर ऑफ कलेक्शन इनफाइनाइट है तो वो कैसा यूनिवर्स है हमारा, वो हमारा इनफाइनाइट यूनिवर्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसी पर्टिकुलर क्लास की बात करें, क्लास में हमारे 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का पर्टिकुलर वेट अलग। भाई अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट का वेट अलग अलग होगा। तो हमारा वो कैसा हुआ, वो हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन हुआ। अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं, स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, वो हमारा कैसा है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो वो हमारा कैसा होगा यहाँ पर, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंट यूनिवर्स। द यूनिवर्स, एग्जिस्टेंट यूनिवर्स होता क्या है, द यूनिवर्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, एग्जिस्टेंट यूनिवर्स। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। अब हाइपोथेटिकल यूनिवर्स क्या है हमारे यहाँ पर, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच अ स्पेसिफाइड इवेंट कैन बी हैपन इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सैंपल की। अब यहाँ से होता है हमारा मेन स्टार्ट। देखो, अब सैंपल क्या है, अ फाइनाइट सबसेट ऑफ अ यूनिवर्स। यूनिवर्स का फाइनाइट सबसेट ही हमारा क्या कहलाया जाता है, सैंपल कहलाया जाता है। क्या, अगर पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में से अगर हम कुछ, ये हमारा यूनिवर्स है भाई, यूनिवर्स में से अगर मैंने इतना पोर्शन निकाला या कह दो इतनी फाइनाइट कुछ भी वैल्यू निकाली, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, इस यूनिवर्स का सबसेट ही तो कहलाया जाता है। और उसी को हम बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं, सैंपल। तो देखो सैंपल क्या है हमारा यहाँ पर, अ फाइनाइट सेट सबसेट ऑफ अ यूनिवर्स इज कॉल्ड सैंपल। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सैंपल इज कॉल्ड सैंपल साइज। अब सैंपल साइज क्या है हमारा यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर बात करती हूँ, एक बैग है, इस बैग के अंदर कुछ कार्ड्स है हमारे। ठीक है, इस तरीके से कार्ड्स है हमारे यहाँ पर। तो ये जो बैग के अंदर कार्ड्स है, ये तो हमारा सैंपल हुआ। अब ये जो पर्टिकुलर कार्ड्स है, ये कार्ड, ये 1 2 3 4, तो कितने हैं ये, 4 5 6 7 8, तो 8। तो इसमें ये हमारे नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 8। तो यही हमारा इसका क्या कहलाया जाता है, सैंपल साइज कहलाया जाता है। आया सभी को समझ में, सैंपल साइज क्या है हमारे यहाँ पर। अब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ अ सैंपल फ्रॉम अ यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सैम्पलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। जो भी चीज हम चूज करते हैं वो हमारी सैम्पलिंग कहलाई जाती है। ठीक है, आया सभी को समझ में, सैंपल क्या होता है, सैंपल हमारा फाइनाइट सबसेट होता है यूनिवर्स का,
एंड नेक्स्ट है हमारा सैंपल साइज। सैंपल साइज बता दिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सैंपल, सैंपल का इंडिविजुअल नंबर कितने होते हैं, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमारा सैंपल के क्या कहलाए जाते हैं, सैंपल साइज कहलाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ यूनिवर्स, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सैम्पलिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर ऑफ स्टैटिक्स। अब देखो यहाँ पर हमारे दो टाइप के हैं, यहाँ पर हमारा यूनिवर्स पॉपुलेशन और सैंपल। यहाँ पर हमें क्या करनी है, अलग अलग तरीके की नोटेशंस यूज करनी है। यहाँ पर देखो अगर हम यूनिवर्स पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को यहाँ पर हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सैंपल की बात करें तो सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, वेरिएंस को एस स्क्वायर से, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से, सैंपल साइज को एन से, सैंपल प्रोपोर्शन को पी से। दोनों में सैंपल प्रोपोर्शन सेम है, बाकी नोटेशंस अलग अलग हैं। हमारे पॉपुलेशन मीन की नोटेशन अलग है और सैंपल की नोटेशंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ नोटेशंस है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर टेस्ट की बात करते हैं। अब टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, अब देखो यहाँ पे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है क्या। अब इससे पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। क्या है हमारे यहाँ पर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब उसके अंदर हमारे यहाँ पर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हमें लगाना किस तरीके से है, ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है क्या हमारा, ये क्या करता है कि हम जो भी हाइपोथेसिस मानते हैं उसको डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है कि हम क्या करें, किसी चीज को रिजेक्ट करें या फिर किसी चीज को एक्सेप्ट करें। इस ठीक है, तो क्या करना है हमें, जो भी हमारा हाइपोथेसिस है उसको क्या करता है, मतलब उसको डिसाइड करने के लिए हमें ये टेस्ट लगाना पड़ता है कि हम क्या करें, उस टेस्ट को मतलब उसको हम क्या करें, एक्सेप्ट करें या फिर हम रिजेक्ट करें। ठीक है, हाइपोथेसिस को। अब फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस विच अ डेफिनेट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर आर कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, एक डेफिनेट स्टेटमेंट होती है, किसके अबाउट, पॉपुलेशन पैरामीटर के अबाउट क्या होती है, एक डेफिनेट स्टेटमेंट होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नल हाइपोथेसिस। देखो हमें डेफिनेशंस तो यहाँ पर पढ़नी है नहीं, यहाँ पर हमें क्या करने हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसलिए डेफिनेशंस नहीं लिखी है, बता दिया है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो देखो अब हम बात करें यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है। क्या होता है, नल हाइपोथेसिस का अपोजिट। अगर मैंने माना यहाँ पर एच नोट है, एच नोट क्या है हमारा, नल हाइपोथेसिस। अगर मैं इसे रिजेक्ट कर रही हूँ तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रही तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, उसका रिजेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, किसका, नल हाइपोथेसिस का। आया सभी को समझ में। देखो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ टेस्ट पढ़ने हैं। यहाँ पर हमें टेस्ट पढ़ने हैं, काई टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। क्या है यहाँ पर, 3 टेस्ट पढ़ने हैं हमें यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारे इसमें क्या है, अब ये टेस्ट किस तरीके से अप्लाई करने हैं, उससे पहले हम क्या देखेंगे, उससे पहले हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ही हम अपना टेस्ट पूरा फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे, पूरा अपना टेस्ट लगाएंगे। देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है क्या, the probability of the value of the variate falling in the critical region, it is known as level of significance। क्या कह रहा है ये यहाँ पर, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम यहाँ पर अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। देखो इसको हटा देते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक कर्व गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। भाई इस तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब यहाँ पर लेवल की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा लेवल गिवन है, ये हमारा क्या है, लेवल गिवन है। यहाँ पर जेड नोट है या 0 बोल दो। अब लेवल के इस साइड, भाई ये लेवल है, हमने इसको माना लेवल।
तो लेवल के ये पूरा ऊपर ही आइए। अगर मैं लेवल के इस साइड की बात करूं, भाई लेवल के साइड वाला ये तो इधर की साइड है, और ऐसे ये वाला, ठीक है। अगर हमारे लेवल के अंदर है तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, कह देंगे नल हाइप, क्या कह देंगे हम यहाँ पर, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारा इससे लेवल से नीचे है तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। अब देखो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे हमारा ये लेवल है, लेवल से इधर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये भाई यहाँ पर तो हमारा एक्सेप्ट होगा क्योंकि लेवल पर आ रहा है पूरा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा कैसा रीजन है, एक्सेप्टेड रीजन। भाई ये हमारा कैसा रीजन है, एक्सेप्टेड रीजन। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा कैसा है, ये भाई ये तो लेवल से नीचे है, तो ये हमारा कैसा है, रिजेक्शन, या कह दो रिजेक्शन रीजन, ठीक है। ये हमारा रिजेक्शन रीजन है, और ये भी हमारा कैसा रीजन है, यहाँ पर रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सेम एज इट इज ये है, ये हमारे लेवल में नहीं आ रहा है तो ये हमारा रिजेक्शन पार्ट हो गया, और जो हमारे लेवल में है वो हमारा एक्सेप्टेड पार्ट हो गया, ठीक है। आया सभी को समझ में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हमें पता है y इज इक्वल्स टू fz टाइप का है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक्सेप्टेड रीजन और अपना रिजेक्शन रीजन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये रिजेक्शन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने टी टेस्ट की। टी टेस्ट है क्या हमारे यहाँ पर, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो अब यहाँ पर हमें थ्योरी तो पढ़नी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम फॉर्मूला देखेंगे कि हमें न्यूमेरिकल के अंदर क्या फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आता है, थ्योरी नहीं आती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट की, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, अब ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कब लगाया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कब लगता है, जब हमारा सैंपल साइज जो है लेस देन है, हमारा लेस देन इक्वल्स टू किससे है, 30 से सॉरी, देखो ये लिखा हुआ, अगर हमारा इफ सैंपल साइज लेस देन 30 देन एप्लीकेबल टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, तब जाकर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं। क्या, अगर हमारा सैंपल साइज लेस देन है या इक्वल है 30 के, तब जाकर हम इस स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट क्या है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड ओनली व्हेन सैंपल साइज इज लेस देन इक्वल्स टू 30 एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज, और हमारा इसमें क्या गिवन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है, गिवन होता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, ठीक है। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला है हमारा ये t इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, वेयर s हमारा ये है। अगर हमें यहाँ पर s क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, भाई अगर हमें यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो पहले हम इस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन अपना फाइंड करेंगे एंड देन उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये है x माइनस म्यू अपॉन s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता तो हम इस फॉर्मूले से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट लगाएंगे। हमने क्या किया, टी वैल्यू कैलकुलेट की, एक्स बार क्या है, मीन है, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन है, और एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन क्या है हमारे यहाँ पर, सैंपल साइज, ठीक है। अब देखो इसका वर्किंग रूल देखते हैं। वर्किंग रूल है क्या, फर्स्टली हमें क्या मानना है, यहाँ पर हमें नल हाइपोथेसिस मानना है। क्या मानना है यहाँ पर, हमें नल हाइपोथेसिस मानना है। अब देखो नल हाइपोथेसिस कैसे मानेंगे, यहाँ पर एच नोट है, अब हम भाई अब हमारे पास क्या है, एच नोट है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, पहले हम नल हाइपोथेसिस मानेंगे। देखो है क्या यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। देखो जो भी हमें टेस्ट गिवन होगा, जो भी हमें गिवन है उसके हमें पॉजिटिव मानकर चलना है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नल हाई, पहले हमें फर्स्टली क्या मानना है, नल हाइपोथेसिस मानना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, टी टेस्ट को अप्लाई करना है। क्या करना है, टी टेस्ट को अप्लाई, ठीक है। वही सेम
टी की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, अगर हमें एस गिवन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन अपना उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, फिर जब हमने यहाँ पे निकाल लिया टी की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। n-1 क्या है यहाँ पे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसकी, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट की। फिर हमें क्या करना है, जब हम अपनी टी की वैल्यू निकालेंगे फिर हमें यहाँ लगाना है अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हमने अल्फा से डिनोट किया था। आप देखो कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर टी, ये कैलकुलेट क्या है, टी अल्फा, ये टी अल्फा कैलकुलेट करना है, ये टी अल्फा। टी अल्फा हमें क्या करना है यहाँ पर, कैलकुलेट करना है। अब कंडीशंस ये आ गए हमारा, हमने टी निकाल लिया, टी अल्फा भी निकाला, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हम टी अल्फा निकालेंगे। टी अल्फा और जो इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 0.05 होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारा है कंक्लूजन, लास्ट पार्ट, इसमें स्टेप्स है हमारे, कंक्लूजन है। अगर हमारा मोड टी लेस देन है टी अल्फा के, तो नल हाइपोथेसिस कैसा, एक्सेप्टेड है, कैसा है, एक्सेप्टेड। अगर मोड टी ग्रेटर है टी अल्फा के, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्टेड है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट अप्लाई करते हैं। देखो ये तो था हमारा मेथड। अगर देखो यहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। अगर हमारा एच नॉट क्या है, एक्सेप्टेड है, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में, ठीक है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है, तो इसके बीच में क्या है, फिर हम मान सकते हैं कि इसके बीच में हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आया सभी को समझ में। अगर हमारा एच नॉट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस करें, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। अगर इफ एच नॉट इज रिजेक्टेड, तो देन देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ये है हमारा इसका मेथड। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से समझ में आएगा किस तरीके से क्या यूज करना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द 9 आइटम्स ऑफ अ सैंपल हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। हमारे पास क्या एक सैंपल है और जिसके अंदर 9 आइटम्स हैं, ठीक है। और किस तरीके से उनकी वैल्यू गिवन है, 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53, 51। फिर आगे क्या कह रहा है, डज द मीन ऑफ दीज वैल्यू डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन इज 47.5। हमारे पास क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि मीन निकालना है हमें, जिसमें हमें एज्यूम्ड मीन गिवन है 47.5। एज्यूम्ड मीन मतलब हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमें मीन निकालना है, मतलब सैंपल मीन निकालना है। अब देखो अब किस तरीके से करना है, हमारे पास सैंपल साइज गिवन है भाई, कितने हैं, 9 है, तो हमारे पास सैंपल साइज गिवन है। सैंपल साइज को हम किससे डिनोट करते हैं, n से। तो सैंपल साइज गिवन है हमारे पास 9। कितने हैं सैंपल साइज, 9। अब हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन दे रखा है, एज्यूम्ड मीन मतलब पॉपुलेशन हाइपोथेटिकल मीन। तो देखो एज्यूम्ड मीन होता है हमारा म्यू, ये हमारा गिवन है 47.5, ठीक है। एज्यूम्ड मीन 47.5 गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, देखो अब हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो अब पहला भाई हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन हमें पता है, मीन किस तरीके से निकलता है, मीन कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है भैया, हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो इससे हम मीन निकाल लेते हैं। नाउ कैलकुलेट मीन, हम मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन है हमारे यहाँ पर समेशन एक्स आई अपॉन में एन। समेशन एक्स आई 45 प्लस, या नीचे लिख लेते हैं थोड़ा आएगा, ये लिख लेते हैं 45 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 53 प्लस एंड देन 51 ना, ठीक है। कितने हमारे यहाँ पर ये 9। अगर मैं यहाँ से मीन निकालूं तो देखो क्या आएगा,
ऐड करो इन्हें। देखो मीन हम यहाँ पे निकाले तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 49.1। यहाँ से हमारा मीन आ गया ये, मतलब एक्स बार आ गया ये, ठीक है। अब देखो एक्स बार आ गया। अब हमारे पास देखो भाई हमें निकालना है टी। टी का भी फॉर्मूला पड़ा। टी का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, एक्स माइनस क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। भाई ये फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास म्यू भी निकल गया, पॉपुलेशन मीन भी निकल गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है गिवन, यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन तो है नहीं, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना मतलब निकालना पड़ेगा। हेयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉट गिवन। हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन है ही नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला था हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन माइनस वन। तो देखो अब हमें पहले यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ टेबल बनानी है। तो हम देखो टेबल बना लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख दे, समेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन माइनस वन। भाई ये फॉर्मूला है। तो पहले हम यहाँ टेबल बनाते हैं। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स बार निकालेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार का डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। भाई निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो वेरिएबल क्या क्या गिवन है यहाँ पर, 45 47 50, 45 47 50 52, ठीक है। फिर 48 47 49, 48 47 49, और हमारे पास क्या है यहाँ पर गिवन, 49 53 51 59 51। हमारे पास ये गिवन है 59 53 51 है, सॉरी यहाँ पर 53 है। देखो अब अभी हमने यहाँ पर मीन कैलकुलेट किया था, मीन कितना आया था हमारे यहाँ पर 49.1। तो देखो 49.1, अगर मैं यहाँ पर देखूँ भाई 49.1, इसमें से डिफरेंस निकालना है हमें क्या करना है, 49.1 है हमारा x माइनस 49.1। तो यहाँ पर अगर हम निकाल लें तो देखो क्या आएगा, सब में से 49 49 माइनस करना है, तो ये आएगा हमारा माइनस के 4.1 माइनस के 2.1, भाई माइनस के 4.1 माइनस के 2.1, फिर हमारा है यहाँ पर 0.9 2.9 0.9 2.9, ठीक है। कैलकुलेशन ये सिर्फ ये यहाँ पर 0.9 2.9 माइनस 1.1 2.1 माइनस 1.1 माइनस के 2.1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 0.1 3.9 0.1 3.9 एंड देन फिर हमारे यहाँ पर 1.9, ठीक है। क्या है हमारे यहाँ पर 1.9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है नहीं हमारे पास। अब देखो 4.1 2.1 0.9 2.9 माइनस 1.1 2.1 0.1 3.9 एंड देन 1.9। अब हमें इनका स्क्वायर निकालना है। तो देखो स्क्वायर निकालते हैं, डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर निकालो। तो देखो स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 16.1, फिर यहाँ आएगा हमारा 16.81 4.41 0.81, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 8.41 1.21 8.41 1.21 एंड देन इसके बाद है हमारे यहाँ पर 4.41 0.01
4.41 0.01। देखो बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन ही है, ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 15.21 3.61, 15.21 3.61 ये आया हमारा। अब हम इसका समेशन निकालते हैं, हमें चाहिए समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन। तो इसका जो समेशन आया है वो आया मेरा 54.89। कितना आया? 54.89। तो अब अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। समेशन क्या है हमारे यहाँ पर 54.89 n अपॉन में n माइनस 1, सॉरी n माइनस, ये फॉर्मूला था, n कितने हैं 9 है ना भैया, हमारे n कितने हैं 9 है यहाँ पर, n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 ही n माइनस 1, तो 9 माइनस 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखो मेरा क्या आएगा, इसको सोल्व करके आया है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.6193। कितना आया? 2.6193। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करा, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैंने यहाँ पर देखो फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया। अब हम मानकर चलते हैं अपना टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग में पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या था, नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं। देखो अब नल हाइपोथेसिस में किस तरीके से लेंगे, अब यहाँ पर देखो एच नोट, एच नोट क्या है हमारे यहाँ पर म्यू नोट, तो एच नोट इज इक्वल टू म्यू नोट कितना है हमारे यहाँ पर 4.75 है भाई। म्यू नोट हमारे क्या था 4.75, देखो क्वेश्चन में गिवन था 47.5 है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 47.5, यहाँ पर ये 47.5 है, ठीक है। ये हमारे क्या है नल हाइपोथेसिस गिवन। अब यहाँ पे क्या मान के चलते हैं हम कि एज्यूम्ड मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में क्या है, कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो देखो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड एज्यूम्ड मीन। हमने क्या मानना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन और सैंपल मीन के बीच में कोई डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस का, ठीक। अब देखो ये तो हमारा नल हाइपोथेसिस का स्टेप है क्या कि एच नोट हमारा कितना है 47.5। हम मानकर चले यहाँ पर कि हमारा क्या है एज्यूम्ड मीन और सैंपल मीन के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लेकर चलते हैं यहाँ पर इसका अपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो देखो अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, नल हाइपोथेसिस का। भाई यहाँ पे मान के चले कि इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो इसका अपोजिट लेकर चलना है। ऑल्टरनेटिव में क्या लेकर चलेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड एज्यूम्ड मीन। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर h1, भाई h1 से डिनोट करते हैं तो म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 47.5। अब हमारा म्यू 47.5 के इक्वल नहीं है तो देन देयर इज significant difference between sample mean and assumed mean। यहाँ पर क्या है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड एज्यूम्ड मीन। सैंपल मीन और एज्यूम्ड मीन के बीच क्या है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब देखो अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपना टी टेस्ट बाय फॉर्मूला। देखो बाय फॉर्मूला ऑफ टी टेस्ट। अब टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे यहाँ पर t इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। ये था हमारे यहाँ पर x बार, यहाँ पर ये x बार था, x बार माइनस म्यू अपॉन s
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स बार की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पर, एक्स बार की वैल्यू है 49.1 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 2.61, पहले लिखते हैं 49.1। देखो एक्स बार की वैल्यू है यहाँ पर 49.1 माइनस म्यू कितना था हमारे यहाँ पर 47.5 अपॉन एस की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 2.6193, 2.6193। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर कितने हैं हमारे यहाँ पर सैंपल साइज कितने थे यहाँ पर हमारे 9, तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे 9। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या आएगा। अगर हम यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करें तो t की वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी 1.8327, क्या आएगी यहाँ पर हमारी 1.8327। इसको कैलकुलेट करके आया t इज इक्वल्स टू 1.8327। अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हमें यहाँ पर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना पड़ता है वो निकालना पड़ता है 0.05% लेवल। इस लेवल पर हमें क्या करना पड़ता है, अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना होता है। अब ये निकलेगा किस तरीके से, इसकी वैल्यू टी अल्फा की वैल्यू यहाँ से कहाँ मिलेगी, मतलब टी अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी यहाँ पर हम टी अल्फा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। टी अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए। देखो अब एग्जाम में तो आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन नहीं होगी, लेकिन क्या गिवन होगा वहां पर आपको टी अल्फा की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, क्या है यहाँ पर टी अल्फा की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो यहाँ पर देखो टी अल्फा की वैल्यू अगर हम निकाले तो टी अल्फा की वैल्यू आएगी हमारे यहाँ पर 2.38। देखो जैसे हमने अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला था, किस तरीके से निकाला था यहाँ पर कि हमें पता है यहाँ पर हमारा क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इस तरीके से। अब वहां पर हमने क्या निकाली थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाई थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो किस तरीके से थी भाई, हमें पता है इधर क्या था, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 सेम एज इट इज यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। हमें इसी तरीके से क्या करनी थी, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ पर टेबल निकालनी है अपनी। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकाली थी सेम एज इट इज हमें क्या करनी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी हमें अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब यहाँ पर टी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर 2.38, क्या है हमारी यहाँ पर 2.38। अब यहाँ पर टी अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या था कि मोड टी लेस देन टी अल्फा है तो नल हाइपोथेसिस कैसा एक्सेप्टेड है, और ग्रेटर देन है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। तो देखो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, टी की वैल्यू है हमारी यहाँ पर कंक्लूजन, टी की वैल्यू है 1.8327, टी की वैल्यू है 1.83 और टी अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर 2.38। तो देखो यहाँ पर क्या है, मोर टी लेस देन है, मोर टी लेस देन है किससे, टी अल्फा से। और जब हमारा मोड टी लेस देन होता है टी अल्फा से तो नल हाइपोथेसिस कैसे होता है, एक्सेप्टेड। देखो ये रहा, मोड टी लेस देन है टी अल्फा से तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सेप्टेड। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे देन इट मीन्स दैट देयर इज, it means that null hypothesis is accepted, is accepted।
और जब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया है तो हमने क्या माना था नल हाइपोथेसिस में कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, दैट इज देयर इज नो significant difference between there is no significant difference between sample mean and assumed mean। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। there is no significant difference between sample and assumed mean। अगर हमारे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड आ जाता तो there is a significant difference between sample mean and assumed mean। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। क्या है हमारे यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, देखो काई स्क्वायर टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में हमें क्या है, अगर हमारा पॉपुलेशन के अबाउट कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्या नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट पॉपुलेशन मीन, अगर हमारा पॉपुलेशन के मीन मतलब पॉपुलेशन के अबाउट कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं अपना काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब देखो काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने के यहाँ पर दो मेथड है। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर, देखो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले देखो यहाँ पर हमारे दो मेथड हैं काई स्क्वायर टेस्ट के। काई स्क्वायर टेस्ट ये रहा। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर काई स्क्वायर एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, कि यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर हमने जो भी डेटा लिया है उस डेटा को क्या क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जो हमने भाई क्या क्या है जो भी हमारा डेटा है, अगर हमने उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उस डेटा का क्या किया है डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें यहाँ पर चेक करना होता है कि जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फिट किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ठीक है भी या नहीं है। क्या है यहाँ पर, अगर हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हम अपने डेटा को, भाई हमारे क्या है क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, अगर हम अपने डेटा को किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं फिट करते हैं, क्या करते हैं फिट करते हैं, कि हमारे पास क्या है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है सॉरी कोई भी डेटा गिवन है और उस डेटा को हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है फिट किया हमने, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फिट किया है वो हमारे लिए अच्छा है भी या नहीं है। ठीक है, तो वो हम किससे टेस्ट मतलब किससे चेक करेंगे, वो हम करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट से। आया सभी को समझ में, इसलिए इसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अब देखो काई स्क्वायर टेस्ट, तो आपको पता चल गया क्या है हमारे यहाँ पर। अब देखो काई स्क्वायर टेस्ट से पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ना था। काई स्क्वायर टेस्ट है क्या, हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, लेट O1 O2 डैश ON इज एन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कैसी फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। E1 E2 डैश EN बी देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या है भाई, जो डेटा में मतलब जो डेटा हमें गिवन है तो वो तो हमारी क्या है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अब काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, काई स्क्वायर होता है यहाँ पर हमारा समेशन i टेंड्स टू 1 to n ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देखो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो इक्वल आता है। क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमारा कैसा आता है, यहाँ पर इक्वल आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का सम और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम इक्वल आता है, और इसी को हम बोलते हैं कैपिटल N। और जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है यहाँ पर हमारी n-1। ये लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखो कंडीशन है हमारी फर्स्ट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा सैंपल साइज हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे यहाँ पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन 5। क्या है, ये हमारी EI जो है ये 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी। ठीक है,
थर्ड, काई स्क्वायर डिपेंड होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर जो है डिपेंड करता है किस पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, और हमें पता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम 1 आता है, सॉरी इक्वल होती हैं दोनों। अब देखो काई स्क्वायर टेस्ट एज अ गुडनेस ऑफ फिट ये बता दिया, इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। सेम एज इट इज, पहले हमें नल हाइपोथेसिस माननी है, नल हाइपोथेसिस से हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मान लेंगे। सेकंड है हमारा काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला है हमारा, अभी पढ़ा है हमने फॉर्मूला। फिर सेम हमें क्या करना है भाई, यहाँ से हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, हमें चाहिए फिर काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 0.05 पे निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। फिर हम कंक्लूजन देखेंगे, सेम वही है कंक्लूजन कि अगर हमारा लेस देन है 0.05 से तो एक्सेप्टेड रीजन है, अगर ग्रेटर है तो रिजेक्टेड रीजन है। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, अपना टेस्ट लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन की बना है, देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये।
देखो बच्चों, यहाँ पर क्या था, देखो वॉइस नहीं आ रही थी यहाँ पर देखते हैं, ये शायद लास्ट के उसमें हमारी वॉइस चली गई थी। यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या था, इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। हमारा क्वेश्चन था ये गिवन, क्या क्वेश्चन गिवन है, अ डाई इज थ्रोन 276 टाइम्स एंड द रिजल्ट ऑफ दिस थ्रोन आर दिस। ये क्या है हमारे पास, एक डाइस को 276 बार क्या किया गया, थ्रो किया गया है, मतलब उछाला गया है, तो इसके नंबर ऑफ अपीयरेंस इतने आई है, 1 हमारा 40 टाइम्स आया, 2 हमारा इतने टाइम, 3 4 5 6 इतने इतने टाइम आया। हमें क्या चेक करना है कि जो डाई है ये हमारी बाइज्ड है या अनबाइज्ड है। तो हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, नल हाइपोथेसिस पहले मान के चलते हैं। यहाँ पे पूछा है डाइस बाइज्ड है अनबाइज्ड है, तो हम मान के चले कि लेट डाइस हमारी कैसी है, अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये बताया था कि अगर क्वेश्चन में जो हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी होती है। तो यहाँ से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, कैसे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम अपॉन में 6। ठीक है, फॉर्मूला लगाया हमने, काई स्क्वायर टेस्ट से हमने वैल्यू निकाली। जब हमारी काई स्क्वायर टेस्ट से वैल्यू आ गई, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से अपनी यहाँ से टेबल से हम 11.09 हमारी क्या आ गई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हमारी यहाँ पे काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू आ गई। अब कंक्लूजन पर आते हैं, यहाँ पर देखो काई स्क्वायर जो है वो हमारा ग्रेटर आ रहा है काई स्क्वायर 0.05 से, तो इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्टेड है। और जब हमारा रिजेक्टेड है, हमने क्या मान के चलते हैं कि हमारा डाइस जो है कैसा, अनबाइज्ड है, तो हम यहाँ मान के चले डाइस इज नॉट अनबाइज्ड, तो इसका मतलब डाइस हमारा कैसा है, बाइज्ड है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, टाइप सेकंड, काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम यहाँ पर दूसरा मेथड पढ़ेंगे इसका, टाइप्स अगर हमारा इंडिपेंडेंट है तो किस तरीके से, देखो अब यहाँ पर कैसा है, गिवन दैट हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, ठीक, विद क्लास साइज के। अब एक को हमने आर माना और एक की क्लास साइज को हमने एस माना। देखो यहाँ पे देखो क्या किया है, ए बी को डिवाइड किया है हमने सब क्लासेस में, ए की क्लास हमारी A1 A2 8 डैश AR और बी की हमारी B1 B2 डैश डैश BS। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें, बताया था फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, तो अगर हम AI की निकालें और BJ की निकालें तो उनकी इक्वल आएगी। तो अब देखो वर्किंग रूल सेम एज इट इज वर्किंग रूल है, बस यहाँ पे हमारा वो सॉरी यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड अलग है सिर्फ। देखो पहले क्या करना है, नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस देखना है, फिर उसके बाद हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है कॉन्टिजेंसी टेबल। अब कॉन्टिजेंसी टेबल होती क्या है वो बता दूंगी आपको, फिर देखो पहले मेथड देख लेते हैं। अब कॉन्टिजेंसी टेबल किस तरीके से निकलती है, उसके लिए फॉर्मूला एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन में ग्रैंड टोटल। इसको छोड़ देते हैं, अभी बता देंगे कॉन्टिजेंसी टेबल किस तरीके से फाइंड होती है, पहले हम मेथड देख लेते हैं। फिर इसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है सेम वही फॉर्मूले से, फिर हमें यहाँ पर अपना सेम मेथड है वही, काई स्क्वायर ग्रेटर देन है तो हमारा क्या है, रिजेक्टेड है, अगर हमारा काई स्क्वायर लेस देन है काई स्क्वायर 0.05 से तो हमारा यहाँ पर कैसा टेस्ट है, यहाँ पर हमारा एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल की। अब कॉन्टिजेंसी टेबल निकलती किस तरीके से है, देखो ये हमारे पास एक टेबल गिवन है 4 5 6 3। ठीक है, इसकी हमें कॉन्टिजेंसी टेबल बनानी है, क्या बनानी है, कॉन्टिजेंसी टेबल बनानी है। अब देखो ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ की इसकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बनाऊं, भाई हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 5 6 3। ठीक है, हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रो इंडिकेट करती है और वर्टिकल लाइन हमारी कॉलम, तो रो का सम अगर मैं करूँ तो 9 आएगा, इसका किया तो 9 आया, रो का सम सेम ही आएगा। अगर इसमें देखो, इसमें देखो अगर इसकी बात करें तो ये कितना आया, ये आया हमारा 10 और ये आया हमारा 8, प्लस करो 9 इंटू 9 वो 9 प्लस 9 18 और ये 8 10 प्लस 8 18, तो ये जो आता है रो का सम कॉलम का सम ये इक्वल आता है, बताया था ना अभी OI इक्वल होता है EI के। तो देखो
ये होता है हमारा ग्रैंड टोटल। क्या होता है ये हमारा ग्रैंड टोटल। अब देखो ये तो है हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलती किस तरीके से, फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो कैसे निकलती है, देखो। अब इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, क्वेश्चन था, देखो ये फॉर्मूला कहाँ गया, ये तो गुडनेस ऑफ फिट आ गया, देखो हाँ देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन में ग्रैंड टोटल। तो देखो अगर मैं रो टोटल की बात करूं, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल, देखो अब किस तरीके से निकलेगा। रो टोटल अगर मैं फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ इसकी, तो क्या आएगा, इसका टोटल कितना है 9 रो टोटल, इसका कॉलम टोटल कितना है 10 और अपॉन में ग्रैंड टोटल कितना है 18। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करके जो भी आएगा वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। अब 5 के लिए निकाले रो टोटल इनटू कॉलम टोटल। अब तो रो इसका रो टोटल तो 9 ही है हमारा और कॉलम टोटल कितना है अब 8 और अपॉन में 18, कैलकुलेशन करके जो भी आएगा, ठीक है। अब 6 के लिए निकाले रो टोटल 9 कॉलम टोटल 10 और अपॉन में ग्रैंड टोटल, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन में ग्रैंड टोटल। इस तरीके से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड होती है। आया सभी को समझ में। देखो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द कलर ऑफ आई फादर एंड सन। हमारे पास आई का कलर गिवन है यहाँ पर फादर और सन की। टेस्ट द कलर ऑफ सन्स आई इज एसोसिएटेड विद दैट द फादर आई। हमें क्या टेस्ट करना है यहाँ पर कि सन आई जो है वो एसोसिएटेड है किससे, फादर की आई से। अब देखो किस तरीके से करना है, यहाँ पर आई कलर ऑफ सन, यहाँ पर हमारे पास टेबल गिवन है, यहाँ पर आई कलर दे रखा है सन का, लाइट है नॉट लाइट, इतना इतना है, ठीक है। और इस साइड हमें दे रखा है फादर की का, लाइट का इतना है नॉट लाइट का इतना है, ठीक है। सेम अब फर्स्ट में हमें क्या मानना है भाई, कलर ऑफ सन आई इज इंडिपेंडेंट है किससे, फादर की आई के कलर से। तो सेम हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पर, पहले हम नल हाइपोथेसिस मानते हैं। अब नल हाइपोथेसिस किस तरीके से मानेंगे, यहाँ पर हम मान के चलते हैं लेट अज्यूम दैट द कलर ऑफ सन आई, लेट assume that the color of sun I is independent to the color of father's आई। यहाँ पर हम मान के चले जो सन की आई का कलर है वो इंडिपेंडेंट है किसकी, फादर की कलर की आई, मतलब फादर की आई के कलर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है भाई, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमारे पास क्या गिवन है टेबल में, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो हमें कॉन्टिजेंसी टेबल बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल। तो देखो नेक्स्ट पेज पर कर ले, देखो सेकेंड स्टेप, ड्रॉ कॉन्टिजेंसी टेबल। देखो अब कॉन्टिजेंसी टेबल है क्या यहाँ पर हमारी, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टिजेंसी टेबल की बात करूं तो देखो कॉन्टिजेंसी टेबल निकलेगी किस तरीके से, वही हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टेबल बनानी है। देखो भाई ऑब्जर्व्ड तो है हमारे पास गिवन, यहाँ पे मैं कॉन्टिजेंसी बना लेती हूँ सिर्फ। अगर मैं यहाँ पर रो का सम करूं तो कितना आएगा, इसका सम करूं तो 522 और इसका किया तो 378, यह है हमारा। अब इसका देखो ग्रैंड टोटल करो तो ये 378 है, 900 आएगा, ठीक है। अब ऐसे हम इसका सम करें क्या आएगा, देखो
या 619। अब इसका सम क्या 182 81। देखो इसका सम करोगे तो ये भी हमारा 900 ही आएगा। हमें पता है रो का सम कॉलम का सम इक्वल आता है, तो ये इक्वल आ गया। अब हमें अपनी कॉन्टिजेंसी टेबल बनानी है इसके लिए, तो रो सम 52 इंटू 619 और अपॉन में 900 क्या है 52 522 इंटू, भाई यही था ना रो सम कॉलम सम, तो 522 इंटू 619 619 और अपॉन में 900। तो देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे क्या है 51, भाई इसके लिए निकालना है तो कॉलम सम अपॉन में रो सम 5022 इंटू 522 इंटू 281 522 इंटू 281 और अपॉन में 900। इसके लिए देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमें देखना है इसके लिए, तो देखो 378 619 378 619 अपॉन में 900 या। और नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 378 281 378 281 अपॉन में 900। देखो अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 359.02 359.02। सेकंड को कैलकुलेट करते हैं 162.98 162.98। थर्ड को कैलकुलेट किया 259.98 259.98 यह है हमारा। उसको कैलकुलेट किया 118.02 118.02 यह है हमारा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अब हमें अपना काई स्क्वायर निकालना है। काई स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो काई स्क्वायर के लिए फॉर्मूला था, देखो क्या फॉर्मूला था, भाई यही है हमारा। अब देखो काई स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगा दें हम, तो देखो अब हमारे पास अगर मैं 471 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इसकी 471 ये है 471 माइनस भाई ये वाली फ्रीक्वेंसी, भैया हमें पता है 471 के लिए है और ये हमारी 51 के लिए है, ये 51 के लिए है, ये 140 सॉरी ये वाली 148 के लिए है और ये हमारी 230 के लिए है। कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। तो हमें माइनस ही करके निकालना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस करके निकालूं तो क्या आएगा, भैया हमें चारों के लिए निकालना है। तो पहले इसके लिए निकालो 471 माइनस 359.02 का स्क्वायर और अपॉन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी थी भाई, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 35, ये तो है 359.02 ये आ गई। फिर सेकंड के लिए निकाला 51 माइनस 162.98 का स्क्वायर अपॉन में इसकी आई 162.98 दो गई। फिर थर्ड वाले के लिए निकाला क्या थी 148 माइनस 259.98 अपॉन 359.02 इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए निकालेंगे अगर हम 230 माइनस 118.02 का स्क्वायर और अपॉन में 118.0.2 आया सभी को समझ में। फॉर्मूले में रख दिया हमने सिर्फ। अब देखो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करके आया हमारे यहाँ पर 34.92 इसको कैलकुलेट किया 79.63। अब देखो थर्ड को कैलकुलेट करेंगे हम, यह है 76.93 76.93, ठीक है। थर्ड को कैलकुलेट किया 48.23 प्लस 0.94। अब देखो इन चारों को कैलकुलेट करके निकाला हमने, वो आया 161.02 ये आ गई हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू। अब काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्या निकालनी है, काई स्क्वायर 0.05 देखो बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस
विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस वन। भाई यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगा ना, r माइनस वन इंटू एस माइनस वन है। तो देखो अब यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, देखो r माइनस वन बाई टू माइनस वन, टू माइनस वन, r की वैल्यू भी टू माइनस वन इंटू एस की वैल्यू भी टू, तो यहाँ पर ये वन आ गई। अब काई स्क्वायर 0.05 की जो वैल्यू है वो हमारी टेबल से क्या आएगी, या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी 3.841, क्या गिवन है 3.841, ठीक है, ये हमारी गिवन है। अब देखो, अब हम यहाँ पर देखो देख सकते हैं भाई कंक्लूजन से यहाँ पर क्या आता है, काई स्क्वायर की वैल्यू है 161 पॉइंट, तो देखो यहाँ पर ये है 161.02, काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू है 3.841, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि काई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है काई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है काई स्क्वायर 0.05 से, तो इट मीन्स, तो देखो जब ये ग्रेटर होता है तो हमारा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, देखो अगर हमारा काई स्क्वायर ग्रेटर है काई स्क्वायर 0.05 से, तो नल हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्टेड, तो ये हमारा कैसा हुआ, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तो इट मींस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और जब हमारा रिजेक्टेड है तो इसका हम क्या मान के चले थे कि यहाँ पर हमारी सन की आई का कलर इंडिपेंडेंट है किससे, फादर की आई के कलर से, तो यहाँ पर हम मान के चले थे ये, तो अब हम रिजेक्टेड है, इसका अपोजिट है, तो दैट इज फादर सन्स आई कलर इज डिपेंडेंट ऑन फादर्स आई कलर। आए सभी को समझ में, देखो यहाँ पर हमें लेवल ऑफ, यहाँ पर हमें ये हो गया हमारा, यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेबल हमारे पास एग्जाम में प्रोवाइड नहीं कराते, वहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, जैसे मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कर में बताई थी कल, उसी तरीके से हमारा सेम भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कराया था हमने यूनिट फोर्थ में, सेम एज इट इज हमारा क्या है, इसी तरीके से हमें इसमें टेबल को डिफाइन करनी है, अब वहाँ पे तो प्रोवाइड कराएंगे नहीं, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के साथ हमारा क्या होता है, ये यूनिट भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। थैंक यू।